आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय वन वोट वन सिटीजन वन वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतज़ार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी
कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक इस सरकार ने पेश किया है, उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। हम सहमत हैं। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बनानी पड़ेगी, बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था। बैठ जाइए, उसका भी जवाब देता हूं। आपको जवाब चाहिए ना, देता हूं। मान्यवर, कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है, इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं, जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी
तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे आप, 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा, मेरा कल समय ले ले, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है, कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, एक वाक्य आया कि तमिलनाडु, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 27 की बात करें, यहाँ हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में ला गया है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है साहब? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीतते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत मैनिपुलेट नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं
किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं